सितंबर 2023 एक हिस्टोरिक डे अनाउंस किया गया। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में एक नया कानून पास हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। देश ने सेलिब्रेट किया, न्यूज चैनल्स ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा। लेकिन आज हम 2026 में खड़े हैं और रियलिटी काफी अलग है। बिल पास हो चुका है पर जमीन पर एक भी सीट रिजर्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस बिल के अंदर एक टाइम बॉम्ब छुपा था, एक ऐसी शर्त जिसने 2024 के इलेक्शन में कुछ बदलने नहीं दिया। और आज जब 2026 में पार्लियामेंट की सीट बढ़ाने की कोशिश की गई तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। गवर्नमेंट ने कहा हम सीट्स बढ़ाएंगे तभी रिजर्वेशन देंगे। ओपोजिशन ने कहा ये पॉलिटिकल ट्रैप है। और इस खींचातानी में वो नारी शक्ति कहाँ रह गई? आज हम बात करेंगे उस हिडन रियलिटी की जो न्यूज हेडलाइंस में नहीं दिखाई गई। क्या सच में वुमेन एम्पावरमेंट है या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। पावर शेयर करना और पावर का दिखावा करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सितंबर 2023 में जब पूरा देश नारी शक्ति का जश्न मना रहा था तो किसी ने कानून की उन बारीकियों को नहीं देखा जो आज 2026 में एक पॉलिटिकल डेडलॉक बन चुका है। हिस्ट्री बनाने का वादा किया गया था लेकिन रियलिटी ये है कि 3 साल बाद भी ग्राउंड पर एक भी सीट रिजर्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस बिल के पन्नों में एक ऐसी शर्त छुपी थी जिसने वुमेन रिजर्वेशन को सीधा डीलिमिटेशन और सेंसस के आगे गिरवी रख दिया। अब ये डीलिमिटेशन आखिर है क्या जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिल फंस गया? सिंपल भाषा में कहे तो डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दोबारा रीड्रॉ किया जाता है। यानी जब भी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो हर जगह अलग अलग बढ़ती है। कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है तो कहीं कम। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ कर सीट्स कम या ज्यादा की जाती है ताकि हर एमपी इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करे। इंडिया में पार्लियामेंट की सीट्स आखिरी बार 1973 में बढ़ी थी। उसके बाद 1976 में इस पर फ्रीज लगा दिया गया ताकि हर स्टेट अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दे। लेकिन वो फ्रीज आज यानी 2026 में खत्म हो रहा है, जिस पर सरकार का ये कहना है कि अगर वो आज 543 सीट्स पर ही वुमेन रिजर्वेशन दे दे तो लगभग 180 मेल एमपीज की सीट रातों रात छीन ली जाएगी, जिससे पॉलिटिकल चाउस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि पहले सेंसस और डीलिमिटेशन करते हुए लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 के पार की जाए और फिर उन बढ़ाई गई सीटों पर महिलाओं को कोटा मिले। लेकिन जैसे ये सीट एक्सपेंशन का ब्लूप्रिंट सामने आया, पार्लियामेंट में एक भयानक ट्रस्ट इशू पैदा हो गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन हमारे दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के राज्यों ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी कि कहीं डीलिमिटेशन के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए और लोकसभा में नॉर्थ इंडिया ही डोमिनेट करने लगे। क्योंकि डीलिमिटेशन का प्रोसेस पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सीटें भी ज्यादा होगी, जिसके चलते ओपोजिशन और दक्षिण भारत के नेताओं का कहना है कि ये एक्सपेंशन महिलाओं को पावर देने के लिए नहीं बल्कि पार्लियामेंट में नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंस फिक्स करने के लिए लाया गया है। या हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की सजा दी जा रही है? ये सवाल आज पूरे साउथ में गूंज रहा है। इसी आपसी लड़ाई और डर की वजह से कल पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग हुई तो सरकार 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई और ये बिल फेल हो गया। अब इस फेलियर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वुमेन रिजर्वेशन के लिए डीलिमिटेशन का इंतजार करना सच में जरूरी है? तो वहीं ओपोजिशन का एक कहना है कि अगर सरकार चाहती तो वो आज की 543 सीट्स पर ही रिजर्वेशन दे सकती थी, जैसे पंचायत में दिया गया है। उनके मुताबिक सेंसस और एक्सपेंशन को लिंक करना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को 2030 तक खींचने की एक स्ट्रेटजी है ताकि महिलाओं को एक फ्यूचर प्रोमिस दिखाकर उनका वोट लिया जा सके और असली पावर शेयर न करनी पड़े। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या सिर्फ सीट बढ़ाने से महिलाओं की असली भागीदारी बढ़ जाएगी? हमने ग्राउंड लेवल पर प्रोक्सी पॉलिटिक्स का असर देखा है, जहां महिला कैंडिडेट सिर्फ एक चेहरा होती है और असली फैसले सरपंच पति जैसे लोग ही लेते हैं। साथ ही इसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लो रोटेशन सिस्टम का भी है। इस कानून के मुताबिक रिजर्व सीट्स हर इलेक्शन में बदल दी जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर एक एमपी को पता है कि वो अगली बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो क्या वो उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए उतनी ही अकाउंटेबल रहेगी या वो सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप बनकर रह जाएगी?
ये सवाल इसीलिए गहरा है क्योंकि गवर्नेंस सिर्फ नंबर का नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी का खेल है। आज 2026 में जब हम इस डेडलॉक को देखते हैं तो समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन की नहीं है, ये इंडिया के नए पॉलिटिकल मैप के ड्राइंग की लड़ाई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वुमेन रिजर्वेशन और डीलिमिटेशन दोनों बिल्कुल अलग है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, वहीं वुमेन रिजर्वेशन का मोटिव है जेंडर रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों का आपस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक नहीं है। कई लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन दोनों को एक साथ मिक्स करना जरूरी नहीं था। ये दो अलग रास्ते थे जिन्हें जबरदस्ती एक मोड़ पर लाया गया है, जिससे पूरा का पूरा मामला ही डिले हो गया। डिलिमिटेशन यूजुअली पावर बैलेंस और बाउंड्रीज के लिए होता है, जबकि वुमेन रिजर्वेशन का मोटिव सिर्फ महिलाओं को उनका हक देना है। दोनों को लिंक करके सरकार ने इसे एक ऐसे लूप में डाल दिया है जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। सरकार के पास अपना लॉजिक है कि 140 करोड़ की जनता के लिए 543 एमपीज बहुत कम है और हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। वहीं ओपोजिशन को डर है कि कहीं ये एक्सपेंशन उनकी रीजनल वॉइस को ना दबा दे। इस खींचातानी में सबसे बड़ा नुकसान उन महिलाओं का हो रहा है जो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। 2026 का ये फेलियर हमें दिखाता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बदलाव के लिए उतना तैयार नहीं है जितना हम हेडलाइंस में देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून तो है, पर बिना पॉलिटिकल कंसेंसस और नियत के ये सिर्फ एक पोस्ट डेटेड चेक बनकर रह गया है। मैं बस जाते जाते सभी पॉलिटिकल पार्टियों से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में महिलाओं को पावर देना चाहते हैं या आप उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, जैसे हर इलेक्शन से पहले एक नए वादे की जरूरत होती है। क्या सेंसस और डिलिमिटेशन सच में एक मजबूरी है या ये इम्प्लीमेंटेशन को टालने का मास्टर प्लान है? आप इस देश के नागरिक होने के नाते हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।